वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पेज नंबर 8 पढ़ रहे थे, पर उसमें एक स्टेटमेंट मिस हो गया था, हम लोग उसको छोड़ दिए थे। उसको मैं सोच रहा हूँ इसमें बता देता हूँ। देखिए, शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया है कि शक वंश जो है उसकी एक शाखा थी, उसका नाम है कार्दमक शाखा या कार्दमक वंश भी इसे आप कह सकते हो। नए वंश की स्थापना हुई थी इसी शक वाले फैमिली में से कुछ लोग अलग होकर के कार्दमक वंश की स्थापना किए थे। तो उस कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? कार्दमक वंश का संस्थापक था चष्टन। चष्टन था, या इसे आप चष्टान भी बोल सकते हैं। तो देखिए, कर्दमक राजवंश जो है ये पश्चिमी क्षत्रपों का एक राजवंश था। ये पश्चिमी क्षत्रपों का एक राजवंश था जिसने पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने राज किया। कहाँ पर? पश्चिमी और मध्य भारत में शासन किया। ठीक है, स्थापना चष्टन ने की थी। और ये चष्टन जो है ये उज्जैन का राज्यपाल भी रह चुका था। ये उज्जैन का राज्यपाल भी रह चुका था। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। और यूनानी भूगोलवेत्ता जो है, यूनानी भूगोलवेत्ता, उसका नाम है टॉलमी। टॉलमी ने इसे क्या कहा था? टॉलमी ने इसे क्या कहा था? टेस्टेनेस। टॉलमी ने इसे टेस्टेनेस कहा था। ठीक है, ये पूछ भी सकता है, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। अब आगे देख लेते हैं संगम काल। देखिए, संगम काल जो है, संगम काल को तो संगम काल जो प्राचीन भारत वाला है, प्राचीन इतिहास वाला हिस्सा है। तो संगम युग में उरयूर विख्यात था। जो उरयूर है ये किसके लिए विख्यात था? ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरयूर। ठीक है। और संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तमिल में महाभारत लिखी थी विल्ली पुतूर ने। किसने? विल्ली पुतूर ने लिखी थी। संगम काल आपको मैं बता दूं, ये संगम अलग अलग मीटिंग हुआ करती थी, अलग अलग मीटिंग संयोजन, लोग कई सारे कवियों का सम्मेलन हुआ करता था, उसे संगम कहते थे। क्या कहते थे? संगम। ठीक है। तो पहला जो संगम आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक कवियों का सम्मेलन हुआ करता था, उसे कहा जाता था संगम। पहला वाला सम्मेलन संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। मदुरई आपको पता है तमिलनाडु में एक जिला है, जिसे सिटी ऑफ फेस्टिवल, उत्सवों का शहर भी कहते हैं। उत्सवों का शहर भी कहते हैं किसे? मदुरई को। मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ है? मदुरई में है, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर। और मदुरई में ही गांधी जी ने, आपको पता होगा 1921 में, वहीं से गांधी जी ने प्रण लिया था कि वो क्या करेंगे? कमीज नहीं पहनेंगे, सॉरी कमीज नहीं पहनेंगे, सिर्फ धोती पर रहेंगे। ऐसा प्रण उन्होंने लिया था। इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसका उत्तर भी क्या था? यही था, मदुरई। गांधी ने अपने कमीज का त्याग कहाँ किया था? तो वो किया था मदुरई में। ठीक है। जो नहीं पढ़े रहेंगे और जो सिर्फ शोर करने वाले टीचरों से पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि गांधी जी ने कमीज का त्याग कहाँ किया था? 1921 में मदुरई में किया था। मदुरई मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु में एक जिला है मदुरई। और उत्सवों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। तो पहला जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था? मदुरई में। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। कपाटपुरम नामक स्थल है, वहां पर दूसरा संगम हुआ था। दूसरे संगम का कवियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसे संगम युग कहते हैं। और तीसरा जो हुआ था वापिस मदुरई में हुआ था। मतलब कि पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था, दूसरा वाला कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये संगम प्राचीन काल वाला है। इसमें चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, काफी इनकी अहम भूमिका थी इसमें। ठीक है ना। ये पांड्य मदुरई के थे। पांड्य कहाँ के थे? ये मदुरई के थे। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो वेली पुतूर ने लिखी थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साहित्य का जो संगम युग था इसे माना गया था 300 बीसी से लेकर के, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक का समय माना गया है। साहित्य का संगम युग था, ये संगम काल था। ठीक है। संगम का मतलब ये होता है मीटिंग, दो लोगों का मिलना। ठीक है, वही क्या? मेल जोल, वही क्या हो गया? संगम हो गया।
बता देता हूँ। जो ये चोल, चेर और पांड्य, जो संगम संगम जो साहित्य का युग था, इसमें जो जो लोग थे, देखिए जो चोल थे ये कहाँ से थे? वर्तमान में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये चोल वहां पे शासन कर रहे थे। इनकी राजधानी थी क्या? उरैयूर। क्या राजधानी थी? उरैयूर इनकी राजधानी थी। इसको आपको नोट कर लेना है। उरैयूर अभी आपने देखा कि उरैयूर जो है किसके लिए फेमस था? कपास के लिए। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। और पुहार बंदरगाह भी इन्हीं के पास था। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण शासक थे चोल के, क्या नाम था उनका? कराईकल। उनका नाम था कराईकल। कराईकल जो है महत्वपूर्ण शासक थे किसके? संगम काल के टाइम के चोल शासक थे। पांड्य ये वर्तमान में ये भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थे, जो भी आपका तमिलनाडु है। और राजधानी क्या थी? मदुरई वाला क्षेत्र था इनका, मैं इसको बता चुका हूँ। और इसके एक महत्वपूर्ण राजा कौन थे? नेंडुचेलियन। नेंडुचेलियन जो है एक महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है ना, नेंडुचेलियन। ठीक है। और चेर की बात करें तो चेरा और केरला दोनों जैसे लग रहा है। तो जो चेर लोग हैं, चेर कहाँ के थे? केरल, केरल को शासन कर रहे थे। केरल के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। और इसके एक महत्वपूर्ण राजा थे सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन जो है ये इसके बहुत महत्वपूर्ण, सेनगुट्टवन नाम है, सेनगुट्टवन। ठीक है। और इनकी पहले जो राजधानी थी उसको वाणजी बोलते हैं। क्या? वाणजी, वाणजी या वाणजी, वाणजी इनकी राजधानी हुआ करती थी। जो केरल का क्षेत्र है वहीं पर है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों देख लिया, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। जो सिंबल इनका जो महत्वपूर्ण जो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इनका हुआ करता था, तो चेर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था धनुष बाण। इनका हुआ करता था धनुष बाण। ठीक है। शेरों का धनुष बाण हुआ करता था। और जो चोल थे, चोल का क्या था? टाइगर था, बाघ, इनका बाघ हुआ करता था। और जो पांड्य थे इनमें दो मछली थी, मछली थी। ठीक है ना, दो मछली हुआ करती थी। पांड्यों की चिन्ह था उसमें मछली हुआ करती थी दो। जैसे आज यूपी वाले में एक ही मछली, यूपी के चिन्ह में, यूपी के राज प्रतीक में, स्टेट वाले सिंबल में यहाँ पे दो मछलियां हुआ करती थी। तो यूपी वाले में भी दो मछली, वैसे इनमें भी दो मछली हुआ करती थी। ठीक है। और इस तरीके से आपने तीनों देख लिया। आगे देखते हैं। संगम काल में महाभारत किसने लिखी है? तमिल में विल्लुपुत्तूर ने। फिर गुप्त काल एवं गुप्त उत्तर काल देख लेते हैं। देखिए, एरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से। जैसे एरण अभिलेख आपका जो है ये भानुगुप्त से इसका संबंध है। एरण आपका अभिलेख जो है, इसमें आपको मैं बता दूं, ये आपका मध्य प्रदेश में एक जगह है एरण। मध्य प्रदेश में एक जगह है एरण, वहां से संबंधित है। ठीक है। सती प्रथा का भी उल्लेख जो है पहली बार यहीं से मिलता है। सती प्रथा वाला जो उल्लेख है वो भी यहीं से मिलता है। वर्तमान में ये एरण जो है ये सागर जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर है। तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भानुगुप्त से है। और जो सती प्रथा वाली जो बात है यहीं से मिलती है। ठीक है ना, यही सब कुछ मिलता है, आपको ध्यान रखना है शेष को, क्योंकि पूछा भी गया कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो आपको यही एरण अभिलेख का जो संबंध है उसी से है। हरिशेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था किसका? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, ये इन्होंने लिखी थी, हरिशेन ने। और समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। इसने कहा था सर? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। ठीक है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ये थे कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा थे। नागलापुरम नामक शहर की छोटे से शहर की स्थापना की थी, बस्ती बनाई थी किसने? माता के नाम पर। तो क्या नाम था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम। ठीक है। और दूसरा है अमुक्त मल्यद, अमुक्त मल्यद। दो किताब ये बहुत ही फेमस है। तो जो किताब का नाम मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है, कृष्णदेव राय की किताब। ये तो जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम जो है संस्कृत में लिखा गया था। जामवती कल्याणम इसने लिखा है कृष्णदेव राय ने। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, अष्ट दिग्गज 8 कवियों का समूह उनके दरबार में रहा करता था, उसे कहते थे अष्ट दिग्गज।
क्या कहते थे, अष्ट दिग्गज, इसको भी नहीं भूलना है। जबकि अष्ट प्रधान जो है ये मंत्रिमंडल किसका था, ये शिवाजी का, मराठों का मंत्रिमंडल हुआ करता था, इसलिए अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में कंफ्यूज नहीं होना है। अष्ट दिग्गज विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के समय 8 कवियों का समूह हुआ करता था, जबकि अष्ट प्रधान तो मंत्रिमंडल था मराठों में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका जामवती कल्याणम जो लिखा संस्कृत भाषा में था, और अमुक्त मल्लिदा जो है इसको लिखा था किसने, कृष्णदेवराय ने, और तेलुगु भाषा में था अमुक्त मल्लिदा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे, ये तुलु वंश के शासक थे। किस वंश के, तुलु वंश के। सबको लगता होगा विजयनगर, विजयनगर संगम वंश, भाई संगम, सुलु, संगम, सुलु, सुलु, तुलु और अरविडु, ये 4 वंश थे विजयनगर में। अरविडु 4 वंश थे। इसी वंश में तुलु वंश के शासक थे कौन, विजयनगर। इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भाई देवराय किस वंश के शासक थे। ठीक है, तो तुलु वंश के थे, इस चीज को याद रखना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। पंचतत्व किसने लिखा है सर, विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। विष्णु गुप्त है, उनसे कंफ्यूज मत करना। विष्णु गुप्त कौन है, कौटिल्य का नाम, मूल नाम कौटिल्य चाणक्य यही था विष्णु गुप्त। विष्णु शर्मा अलग है। पंचतंत्र लिखा है उन्होंने। पंचतंत्र ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में पूरी दुनिया में अब तक अगर कोई ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन, तो पंचतंत्र का विष्णु शर्मा। ठीक है, याद रखना इसको। विष्णु गुप्त ये अलग है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विष्णु शर्मा और ये विष्णु गुप्त एक ही है, नहीं। विष्णु गुप्त जो है ये तो चाणक्य का नाम है, मूल नाम चाणक्य, कौटिल्य सब इनका नाम है। ठीक, इस चीज को भूलना नहीं है। अच्छा सर, एक एक बुक और है, हितोपदेश। सर हितोपदेश किसने लिखा है, हितोपदेश लिखा है नारायण पंडित ने। किसने लिखा है, नारायण पंडित ने। इस चीज को भी नहीं भूलना, हितोपदेश नारायण पंडित। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था। आगे देख लेते हैं। ये संस्कृत भाषा में मूल रूप से लिखा गया था, इस चीज को याद रखना है। मूल रूप से पंचतंत्र जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। झांसी के पास एक देवगढ़ का मंदिर है, इसको दशावतार मंदिर भी कहते हैं। और इलाहाबाद के पास एक गढ़वा मंदिर है। दोनों ही किस समय में, किसके समय बनी थी, ये बनी थी गुप्त कला के टाइम में, यानी गुप्त वंश के समय का स्थापना कला है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, ललितपुर का दशावतार मंदिर, ठीक है ना, और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, सब ये महत्वपूर्ण अवशेष किसके, गुप्त कला के। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड इसे कहते हैं। गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य और स्थापत्य कला भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में वैज्ञानिक और कलात्मक प्रगति हुई, काफी कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ और सब चीजें हुई। तो गुप्त काल का समय है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, वह गुप्त शासक था। आपको पता होना चाहिए जो गुप्त वंश है, इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी। कहीं कहीं जो है आपको घटोत्कच मिल जाएगा, घटोत्कच। ठीक है, कहीं कहीं आपको श्रीगुप्त मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन आपको करना है आंसर। श्रीगुप्त इसका सबसे बेस्ट आंसर है। घटोत्कच भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो गुप्त वंश की स्थापना इन दोनों के हिसाब से ठीक अलग अलग किताबों में ये है। श्रीगुप्त भी आप कह सकते हैं, घटोत्कच भी, लेकिन श्रीगुप्त सबसे एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम थे वो। नालंदा ताम्रलेख, नालंदा कहाँ है सर, ये बिहार में। ठीक है, अच्छा सर, किस जिले में है सर, ये आपका नालंदा खुद एक जिला ही है। ठीक है ना, नालंदा वहां पर है। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी सर, कुमार गुप्त ने की थी इसकी स्थापना। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। नालंदा, नालंदा बहुत फेमस है। और नालंदा जिला जो है आपका है, वहां पे एक जगह है राजगीर, वहां पर है ये।
कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में इस चीज को आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय भी करंट अफेयर्स में भी था। 427 ईस्वी में जो है कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी और इसको नष्ट कर दिया था किसने? भक्तियार खिलजी ने। भक्तियार खिलजी ने इसे क्या किया था? नष्ट कर दिया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा भी गया कि किसने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने जो है 1193 में जो है इसको नष्ट कर दिया था। 427 ईस्वी में इसको बनवाया था कुमारगुप्त ने, गुप्त वंशीय शासक। ठीक है। तो नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त इनका जो पर इनको कहा गया, क्या कहा गया? परम भागवत। मैं इसको रिपीट करता हूँ। नालंदा ताम्रलेख में, बोलते ताम्रलेख यानी कॉपर, ताम्रलेख में समुद्रगुप्त जो को क्या कहा गया? परम भागवत। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। सर किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। ठीक है। जबकि एक इतिहासकार थे विक्टर जाकमा। विक्टर जाकमा ने जो है, विक्टर जाकमा ने महाराजा रंजीत सिंह को नेपोलियन कहा था। विक्टर जाकमा ने क्या कहा था? महाराजा रंजीत सिंह को क्या कहा था? नेपोलियन कहा था। इस चीज को भी याद रखना है आपको। विक्टर जाकमा या महाराजा रंजीत सिंह को। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने। किस भाषा में लिखा था सर? संस्कृत में लिखा था हरिसेन ने। समुद्रगुप्त 318 ईस्वी से थे ये शासक। ठीक है ना। 318 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 12 राजाओं को जो क्या किया था? परास्त किया था। कोई भी युद्ध ये नहीं हारे थे। ठीक है। कोई भी युद्ध ये नहीं हारे थे और परम भागवत की उपाधि जो है नालंदा ताम्रलेख में मिला है, ऐसा बताया गया समुद्रगुप्त के बारे में। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में क्या कहा गया है? कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में 21वीं पंक्ति में कहा गया कि आर्यावर्त के 9 शासक, किस शासक का जिक्र किया गया है? 9 शासक का जिक्र किया गया है। ठीक। तो यही इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है कहाँ? इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति। प्राचीन इसमें 9 शासकों का जिक्र किया है आर्यावर्त के। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ था, धीरे धीरे नगर खत्म होने लगे थे, टूटने लगे थे। किसके समय में? गुप्त काल में। वह शासक वंश जिसने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक ब्राह्मणों और मंदिरों को ग्राम जो है गांव अनुदान में दिया था, गिफ्ट में। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/6। उपज का 6, ठीक है। भूमि राजस्व क्या थी? 1/6 भाग थी। उपज का 1/6 भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था पतन दिखता था। ये किसने कहा है? आर एस शर्मा ने। तो आर एस शर्मा एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में क्या दिख रहा है? पतन दिखाई दे रहा है। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं, उनके अभिलेखों में तो जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी गुप्त समय के, से क्या बोलते थे? दिनार। चांदी का रूपक था और तांबे का दिनार। इस चीज को याद रखना है। चांदी का रूपक कहलाता था, तांबे का दिनार। तो ये गुप्त स्वर्ण मुद्राएं क्या थी? दिनार के नाम से अंकित थी। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। ये ललितपुर में है। ललितपुर में है। ठीक है। आपको पता होगा ललितपुर यूपी का जिला है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किया जाता है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित था। इस चीज को याद रखना कि किस तरफ था ये? बंगाल की खाड़ी में। पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय में सूर्यास्त होता है। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है। आर्यभट्ट ने कहा था कि पहली बार कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन क्या होता है? सूर्योदय में सूर्यास्त होता है। वह भूमि जिसको अपृहद कहा जाता था। अपृहद भूमि क्या होती थी सर? अपृहद भूमि का मतलब जो भूमि जोती हुई नहीं है, बिना जोती हुई जंगली भूमि, वह क्या कहते थे? अपृहद।
बृहद भूमि क्या थी? बिना जोती हुई जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था ये। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। और इसी के समय में फाहियान, पहला चीनी यात्री जो भारत आया था वो कौन था? फाहियान। इस चीज को याद रखना है, फाहियान जो है भारत आया था। और किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आया था भारत, ठीक। 5वीं शताब्दी में भारत पहुंचा था। और किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में ये भारत आया था। 5 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था, ठीक है, 405 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के साम्राज्य के शासक थे, तो गुप्त साम्राज्य के थे। मेहरौली लौ स्तंभ दिल्ली में है। इसका इस अभिलेख का चंद्र संबंधित है, चंद्र, इसमें चंद्र लिखा हुआ है। ये चंद्र किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी विक्रमादित्य से। इनको विक्रमादित्य की उपाधि रखी थी। गुप्त शासक में से आपको बता दें, गुप्त शासक में से विक्रमादित्य उपाधि धारण किसने की थी? मैं इसको बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या, इसकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। और गुप्त वंश का जो समय काल था, गुप्त वंश का जो समय काल था, ये आपका जो है 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक था जो है, ठीक है, 320 ईस्वी से लेकर के। और श्रीगुप्त को क्या माना जाता है? इसको संस का संस्थापक माना जाता है, इस चीज को याद रखना है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रथम, ठीक। इस तरीके से पेज नंबर 9 भी क्लियर हुआ। थैंक यू।